नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर लास्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रेडिएशन। और इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टीफन्स लॉ कराया था और स्टीफन्स लॉ का प्रूफ भी, और उसके साथ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी मैंने आपको करा दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हेडिंग डालें स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल का अर्थ होता है यानी कि स्पेक्ट्रम से संबंधित, स्पेक्ट्रम ही कहते हैं हिंदी में। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कौन सी एनर्जी है? ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की एनर्जी है। ठीक है जी, यानी ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेक्ट्रम में, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हिंदी में कहेंगे आदर्श कृष्णिका विकिरण में, है ना, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण, ऐसा हिंदी में आप कह सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल का अर्थ क्या हुआ? स्पेक्ट्रम से संबंधित, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, है ना। और स्पेक्ट्रम क्या होता है आप जानते हैं, है ना। अलग अलग जो रेडिएशन है या अलग अलग जो लाइट है, सबकी वेवलेंथ, सबकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो उनका एक क्रम होता है, उनका एक फॉर्मेट होता है ना, पूरा पैटर्न होता है। उस पैटर्न को आप क्या कहते हैं? उस पैटर्न को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो बात स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है उसे आप स्पेक्ट्रल कहते हैं। ठीक है जी, तो जो बात स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होती है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल। यानी एनर्जी स्पेक्ट्रम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, यानी रेडिएशन इस वेवलेंथ की है तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस वेवलेंथ की है तो वो कहाँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी अलग अलग वेवलेंथ की जो एनर्जी है ना, अलग अलग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस बात को हमें समझना है। तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए दो साइंटिस्ट जिनमें से एक का नाम था ल्यूमर और दूसरे का नाम है प्रिंगसेम। ठीक है जी, ल्यूमर ने और प्रिंगसेम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, और फिर डायग्राम में जो आपको दिखता है वो आपको लिखना होता है कंस्ट्रक्शन में, रचना में। ठीक है, और फिर उस डायग्राम से, है ना, क्या निष्कर्ष मिला, मतलब उस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष मिला, ये सब बातें। तो देखो डायग्राम समझ लो। सबसे पहले आप देखो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले तो एक ब्लैक बॉडी है, मान लो O है ना, ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी से क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। तो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलेगी और यहाँ पर गिरती है। देखो यहाँ पर एक रखा रहता है मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, जिसे आप क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है जी, एक मिरर यहाँ रखा रहता है। इस मिरर को, ये भी कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, ये भी कॉनकेव मिरर है, ये भी कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है? ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? रेडिएशन। क्लियर है? तो रेडिएशन मान लो यहाँ से निकला तो इस पे गिरेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, और इस पे गिरेगा तो टकरा के फिर इधर गिरेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और ऐसी ही एक और ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन ये गई, लाइन नहीं बल्कि लाइट, मतलब रेडिएशन की रे, जिसे आप विकिरण की किरण कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे गिरती है ना, ऐसे जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी, ये टकराएंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और फिर एक मिरर यहाँ पर रखा रहता है, यहाँ पे स्लिट होती है। स्लिट क्या काम करती है? स्लिट जो है ना,
वो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है, यानी तीव्रता को बढ़ा देती है। स्लिट को आप एस से डिनोट करते हैं, स्लिट को आप किससे डिनोट करते हैं? एस से, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मिरर होता है, बल्कि मिरर नहीं, यहाँ पर क्या रहता है, मिरर तो बाद में है, पहले प्रिज्म होता है। तो यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक। तो प्रिज्म देखो ध्यान दो, प्रिज्म से वो इससे कहाँ गिरेंगी? प्रिज्म पर। थोड़ा नीचे कर लो इसे, देखो क्लियर है, दोनों कहाँ गिरी? प्रिज्म पर। और आपको पता है प्रिज्म क्या कर देता है? प्रिज्म करता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन आप समझते हो ना क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। प्रिज्म थोड़ा नीचे को बना लो। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है, ठीक है जी। देखो प्रिज्म के द्वारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। ये तो लगभग सीधी सी निकल गई, मुड़ जाती है अंदर की तरफ। पता है ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो रिफ्रैक्शन के, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। तो इनका क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। और अब ये कहाँ गिरेंगी? यहाँ पर एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पर गिरेंगी इस तरीके से। आपको एक बात तो पता है, जब प्रिज्म में अंदर जाएगी लाइट रे तो झुकेगी बाहर की ओर, है ना। मतलब रिफ्रैक्शन प्रिज्म के द्वारा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो वो आप समझते होंगे। ये लाइटें सीधी खींचनी है, ये थोड़ी मुड़ सी गई, क्योंकि लाइट मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है इस तरीके से, है ना, ठीक है जी। ये भी सीधी जाएगी। ठीक है, मिरर भी मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे को लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मिरर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान दो, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऊपर जाएंगी दोनों, ठीक है। लाइनें यहाँ तिरछी हो रही हो तो आप सीधी बना लेना, ठीक है। और ये भी ऊपर जाएंगी, ठीक है जी। और यहाँ पर रहता है बोलोमीटर। क्या रहता है? मैं बताता हूँ आपको, अभी रुको एक मिनट। ठीक है जी, ये है आपका बोलोमीटर। देखो बोलोमीटर क्या होता है, ध्यान देना। बोलोमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो रेडिएशन को मेजर करता है ना, जो विकिरण को नापता है, विकिरण की इंटेंसिटी को, तीव्रता को नापता है रेडिएशन की, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कहलाता है? बोलोमीटर कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस एक्सपेरिमेंट में, मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया है। तो ठीक है, ये क्या है? ये है आपका रेडिएशन सोर्स। और रेडिएशन कहाँ से निकलता है? ब्लैक बॉडी से। कहाँ से निकलता है रेडिएशन? ब्लैक बॉडी से। तो यानी ये क्या है फिर? ये ब्लैक बॉडी ही है। तो ब्लैक बॉडी यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, ये कृष्णिका, ठीक है। ये मिरर है, इसका नाम मान लो ए रख सकते हो, इसका नाम बी रख सकते हो, इसका नाम सी रख सकते हो, ठीक है। ये प्रिज्म है, आप जानते हैं, ये कॉनकेव मिरर्स है, और ये बोलोमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आपको और क्लियर हुआ होगा, है ना। स्क्रीन देखो, डायग्राम तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी कि इसकी जो आपको दिख रही है ना कंस्ट्रक्शन, जो मतलब चित्र दिख रहा है, उसके बारे में आप बात करेंगे। तो देखो क्या है, ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या, मतलब ये जो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है,
एनर्जी का, है ना। तो आप लिख सकते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमंग वेरियस वेवलेंथ्स, बहुत सारी जो वेवलेंथ्स हैं उनका या उनके बीच वो किसके द्वारा इन्वेस्टिगेटेड किया गया, तो लिखना वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय ल्यूमर एंड प्रिंगसेम, है ना, इन साइंटिस्ट के द्वारा। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैं आपको लैंग्वेज बोल देता हूँ। तो क्या होता है, रेडिएशन फॉल्स, रेडिएशन जो है, रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉल्स ऑन ए स्लिट, स्लिट पर गिरती है, और किसके माध्यम से, थ्रू द या बाय हेल्प ऑफ ए मिरर, ए कॉनकेव मिरर ए, कॉनकेव मिरर ए की हेल्प से जो रेडिएशन है वो स्लिट पर गिरती है, ठीक है। और फिर ये जो मिरर बी है, मिरर बी इज इन द फोकल प्लेन ऑफ स्लिट सी, स्लिट सी के सामने है, उसके फोकल प्लेन में है, ठीक है, यानी फोकस तल में है, क्लियर है। तो ये कॉनकेव मिरर बी इज इन द फोकल प्लेन ऑफ स्लिट एस, स्लिट एस के फोकल प्लेन में है, ठीक है जी। तो मिरर बी क्या करता है, पैरेलल बीम के तौर पर इस रेडिएशन को कहाँ डालता है, प्रिज्म पर, है ना। तो यानी मिरर बी इंसिडेंट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स में लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो लैंग्वेज याद कहाँ करनी होती है, मैं यही तो बात आपको सिखाता हूँ। मेन चीज़ क्या है, डायग्राम, फिर उससे देखकर आप खुद लिखें, चाहे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भले ही थोड़ी बहुत कर लें, है ना, सेंटेंस बनाते हुए मिस्टेक कर लें, लेकिन वो निभ जाएगी। मेन चीज़ क्या है, लेकिन आप लिखना तो सीखें। आप लैंग्वेज से घबरा जाते हैं कि भाई पीडीएफ नोट्स में लैंग्वेज मिलती है तो आपको, तो लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी होती, बल्कि लैंग्वेज आपको खुद बनानी होती है। और कैसे बनानी है, यहाँ मैं सिखा तो रहा हूँ, तो आपको दिख तो रहा है, जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे लिखना है सेंटेंस बना के। और सेंटेंस बनाने नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सब जानते तो हैं, तो यही बात है ना। तो क्या है, देन द रेडिएशन फॉल्स ऑन द प्रिज्म, ठीक है, एज पैरेलल बीम, पैरेलल बीम के रूप में या इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम, कैसे कह सकते हो, पैरेलल बीम के रूप में रेडिएशन किस पर गिरती है, प्रिज्म पर गिरती है। और फिर, है ना, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म रेडिएशन फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर सी, सी पर गिरती है। और फिर सी के बाद किस पे गिरती है, जो मिरर सी है ये इसे कहाँ भेज देता है, बोलोमीटर में, है ना। तो कॉनकेव मिरर सी डायरेक्ट्स, है ना, द रेडिएशन टुवर्ड्स द बोलोमीटर, डायरेक्ट्स माने केंद्रित कर देता है, किस पे केंद्रित कर देता है, बोलोमीटर पे, ठीक है। अब मान लो देखो, ये तो दो किरणें दिखा रखी है मैंने, और भी तो हो सकते हैं। तो मान लो एक यहाँ आ रही है ना, एक इधर जा रही है, तो मिरर को रोटेट करके, मिरर सी को वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करके आप, मान लो एक इधर जा रही थी तो आप इसे घुमाओ मिरर को, तो ये जो इधर जा रही थी फिर यहाँ जाएगी, जब आप इसे ऐसे घुमाओगे तो बोलोमीटर पे भेजना है, यानी जो भी इधर उधर सब जा रही है ना, तो मिरर सी को रोटेट करके आप बोलोमीटर पे भेजेंगे किन्हें, रेडिएशंस को। तो बोलोमीटर क्या करता है, रेडिएशन के इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है ना, माप लेता है विकिरण की तीव्रता को, क्लियर है। तो इसके एक्सपेरिमेंट से जो बातें पता चली, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसका है, ल्यूमर का और प्रिंगसेम का। और इसमें आप देख सकते हो ये जो डायग्राम था उसकी लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो निष्कर्ष क्या है, प्रिंगसेम और ल्यूमर और प्रिंगसेम ने क्या किया, ग्राफ खींचे, ठीक है, किस किस के बीच, तो देखते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। देखो ल्यूमर और प्रिंगसेम ने जो ई है, ई यानी रेडिएशन एनर्जी, जिसे आप ई लैम्डा भी कह सकते हो, ठीक है, उसके और लैम्डा के बीच, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ल्यूमर एंड प्रिंगसेम प्लॉट या ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ग्राफ्स बल्कि कई सारे खींचे बिटवीन ई लैम्डा। देखो ई लैम्डा क्या है मैं आपको बता दूं, ई लैम्डा को आप, वही है रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वही है, लेकिन इसे आप स्पेक्ट्रल रेडियंसी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्पेक्ट्रल रेडियंसी, ई लैम्डा, है ना। और ठीक है, तो उसने स्पेक्ट्रल रेडियंसी यानी वही बात है, ई लैम्डा यानी एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, सेकंड, ठीक है ना, बिटवीन द
वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है जी। तो वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, तो उन्होंने लैम्डा और ई लैम्डा के बीच ग्राफ खींचे है ना, देखो किस तरीके से, इस तरीके से इस एक्सिस पर लैम्डा लिया और इस एक्सिस पर ई लैम्डा लिया, ठीक है जी, और ग्राफ खींचे तो ग्राफ इस तरीके से आए है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे खींचे। और एक बात और ध्यान देना, ग्राफ खींचे लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर्स पर है ना। तो पहला ग्राफ ये है मान लो T1 टेम्परेचर पर, ठीक है जी। तो देखो इस ग्राफ में आपको एक बात पता चल रही है, जो मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। क्या बात पता चल रही है आपको? एक बात पता चल रही है कि लैम्डा के बढ़ाने पर ये लैम्डा भी बढ़ रहा है, देखो ग्राफ आगे भी चल रहा है और ग्राफ ऊपर भी चल रहा है ना। तो लैम्डा के बढ़ाने पर ई लैम्डा भी बढ़ता है, और एक लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लैम्डा के एक निश्चित मान के लिए ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। देखो लैम्डा की वैल्यू मान लो लैम्डा m है, यानी लैम्डा की एक निश्चित वैल्यू के लिए कितनी मान लो, वो निश्चित वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू कितनी मानी लैम्डा m, उसके लिए जो ये है ई लैम्डा वो कितना हो जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा अभी ई लैम्डा। फिर इसके बाद आगे जब बढ़ाते हैं लैम्डा को तो फिर ये ई लैम्डा घटने लगता है। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो एक ग्राफ दिखाया मैंने, दूसरा ग्राफ इन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाया T1 से कितना किया, T2 किया, ठीक है। T1 से बढ़ाकर टेम्परेचर को कितना कर दिया, T2। ये ग्राफ आपका T1 टेम्परेचर पर है, ठीक है। फिर टेम्परेचर को बढ़ाकर T1 से T2 किया तो इन्होंने देखा जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिला, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, इसका टेम्परेचर T1 और ये जो ग्राफ खींचा गया ये कितने टेम्परेचर पर खींचा गया, T2 टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, T2 पर। T2 टेम्परेचर ज़्यादा था, यानी टेम्परेचर को बढ़ा के खींचा गया, तो इन्होंने पाया ग्राफ इस तरफ विस्थापित हो रहा है, इस तरफ विस्थापित हो रहा है। पहले का टेम्परेचर ग्राफ का T1, पहला ग्राफ T1 टेम्परेचर पर खींचा गया, दूसरा ग्राफ T2 टेम्परेचर पर खींचा गया। तो पहले ग्राफ के लिए जो ये वैल्यू मानी है मैंने, इसे लैम्डा m1 कह दूं, और जो दूसरे के लिए है इसे लैम्डा m2 कह दूं, ठीक है जी। ये भी वही बात है ना, बढ़ाते जाते हैं लैम्डा को तो ई लैम्डा बढ़ता है, और बढ़ाते बढ़ाते लैम्डा m मतलब लैम्डा के एक निश्चित मान के लिए, जैसे आपने लैम्डा m2 माना है, ई लैम्डा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ग्राफ उसी की तरह है। और फिर देखो टेम्परेचर T2 से बढ़ाकर T3 कर दिया तो फिर ग्राफ आपको फिर मिलता है इस तरीके से, है ना। बल्कि थोड़ा सा और ऊपर को बना लेते हैं, ये मैं रफ कर दूं। ये तो आप समझ ही गए ग्राफ किस किस के बीच है, ई लैम्डा के और लैम्डा के, ठीक है जी। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, और ये इस तरीके से, इसे आप क्या मान सकते हो, लैम्डा m3। और ये जो ग्राफ है आपका T3 टेम्परेचर पर है। तो यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो फिर आपने देखा कि ये जो ग्राफ है फिर इस साइड को शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी बात वही है, लैम्डा को बढ़ा रहे हैं तो ये लैम्डा बढ़ता जा रहा है, और लैम्डा की एक निश्चित वैल्यू के लिए, फाइनाइट वैल्यू के लिए, उस फाइनाइट वैल्यू को लैम्डा m3 माना तीसरे ग्राफ के लिए। लैम्डा m3 वैल्यू के लिए ई लैम्डा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? और फिर इसके बाद तो तुम्हें पता है, इसके बाद तो घटेगा, लैम्डा को बढ़ाने के बाद, लैम्डा को बढ़ाने पर ई लैम्डा फिर तो घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ इस तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, ये ग्राफ इस तरफ को डिस्प्लेस हो रहे हैं, देख लो चाहे इस तरफ जा रहे हैं, नहीं। क्लियर है? तो ये ग्राफ इस तरीके से है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बताया 3 ग्राफ खींचे, मतलब ग्राफ खींचे, ग्राफ्स मैंने वो कहा, मैंने कहा ल्यूमर एंड प्रिंगसेम, है ना, ड्रॉ या प्लॉट द ग्राफ्स बिटवीन स्पेक्ट्रल रेडियंसी। स्पेक्ट्रल रेडियंसी वही है इमिटेड एनर्जी, द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, है ना, फ्रॉम ब्लैक बॉडी, वही बात है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी एंड लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है।
तो ग्राफ इस तरीके से मिले तो ग्राफ में जो आपको निष्कर्ष लिखने हैं वो आपको मैंने बताया। आपको पहला पॉइंट तो यही है कि जैसे आप लैम्डा को बढ़ाते हैं तो ई लैम्डा भी बढ़ता जाता है। तो पहला पॉइंट यही है, एज वी इंक्रीज द वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ई लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी ई लैम्डा ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, क्लियर है। एंड ई लैम्डा बिकम्स मैक्सिमम, किसी भी ग्राफ में देख लो ई लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, है ना। तो आप कहेंगे एंड ई लैम्डा बिकम्स मैक्सिमम फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, क्लियर है ना। लैम्डा के एक निश्चित मान के लिए ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, कौन, ई लैम्डा। जैसे पहले ग्राफ में लैम्डा m1 वैल्यू पर मैक्सिमम हुआ, दूसरे ग्राफ में लैम्डा m2 वैल्यू पर मैक्सिमम हुआ ई लैम्डा, और तीसरे ग्राफ में लैम्डा m3 वैल्यू पर ई लैम्डा मैक्सिमम हो गया, ठीक है, यह हो गई है ना। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आया। तो और इसके बाद आपको पता है मैक्सिमम हो जाता है और इसके बाद तो फिर लैम्डा को बढ़ाने पर ई लैम्डा क्या होता है, घटता है। पहला पॉइंट यही था। और दूसरे पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, आप एक बात समझ पा रहे होंगे। दूसरे पॉइंट में आप एक बात बताओ, पहला ग्राफ खींचा जब टेम्परेचर कम था, ध्यान देना, तो लैम्डा को ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, आपको यहाँ तक लाना पड़ा, है ना, तब जाके ई लैम्डा मैक्सिमम हुआ। लेकिन जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर लैम्डा को कम बढ़ाना पड़ा, पीछे है लैम्डा m2, तो लैम्डा को कम बढ़ाना पड़ा और ई लैम्डा मैक्सिमम हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर जब टेम्परेचर को और बढ़ाया, T3 कर दिया, तो लैम्डा को और भी कम बढ़ाना पड़ा और ई लैम्डा मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ना तो फिर लैम्डा को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये ई लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है जल्दी ही, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बात है, यानी यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लैम्डा m जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लैम्डा m क्या हो जाता है, कम, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ठीक है। और लैम्डा m का मतलब है लैम्डा मिनिमम, इसका क्या मतलब है, लैम्डा मिनिमम, m का मतलब मिनिमम। देख लो कम होता जा रहा है, भाई ई लैम्डा ज़्यादा है, देखो ध्यान दो, ई लैम्डा कम है यहाँ, भाई देखो इन तीनों के ई लैम्डा में तुलना करो, मैक्सिमम वाले में यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ई लैम्डा कम है तो देख लो लैम्डा m1 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक्सिस पर जो आगे रहता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जो पीछे रहता है वो कम रहता है। तो लैम्डा m1 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला जो ई लैम्डा 1 है ना, मतलब ई लैम्डा जो पहले ग्राफ के लिए है मैक्सिमम वाला, वो सबसे कम है। फिर देखो ये वाला जो ई लैम्डा है मैक्सिमम वाला दूसरे ग्राफ के लिए वो ज़्यादा है इससे, तो ये देख लो ये ज़्यादा है तो ये कम है लैम्डा m2, और फिर वो सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है जी। और ये हो क्यों रहा है, इसका मतलब है लैम्डा क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि लैम्डा मिनिमम है ये, है ना। मिनिमम क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि ई लैम्डा तो ज़्यादा है और ये मतलब ये ज़्यादा है तो ये कम है, लेकिन ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। इसका मतलब है ये ज़्यादा हो यदि तो ये क्या हो जाता है, कम, कम का मतलब मिनिमम। तो ये लैम्डा मिनिमम है। लैम्डा m घटता जाता है यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, इसका मतलब है ये। तो लैम्डा m इंटू टी समानुपाती 1, प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 के, लैम्डा m इंटू टी बराबर हो जाएगा b, ठीक है। और b होता है आपका ये वीन्स कांस्टेंट, क्या होता है, वीन्स कांस्टेंट। और इस नियम को क्या कहते हैं, वीन्स लॉ, क्या कहते हैं, वीन्स लॉ। आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉ किसका है, वीन का नियम है, वीन्स लॉ। स्पेलिंग देख लियो वीन की एक बार, शायद आई पहले है, ठीक है। इस लॉ को क्या कहते हैं, वीन्स लॉ। इसमें ये रहता है, या तो ऐसे कह दो कि लैम्डा m और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है परम ताप बॉडी का, वो एक दूसरे क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या आप ऐसे कह दो कि लैम्डा m और t की जो मल्टीप्लाई है वो एक कांस्टेंट रहती है ना।
तो द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एम, लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम है स्पेक्ट्रल रेडियंसी के लिए, है ना, रेडियंसी के लिए, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एम फॉर स्पेक्ट्रल रेडियंसी, है ना, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ है, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी या ऑफ ब्लैक बॉडी, ये बराबर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज विन्स कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज नोन एज विन्स लॉ। इसका मतलब है यहाँ पर ये चीज खुद फॉलो होती है कि टी को बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम घटता जाता है। देख लो, टी को बढ़ाते जा रहे हैं तो लैम्डा एम पीछे होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये चीज होती है, और ये लॉ किसका है, विन्स लॉ। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ व्यवहार कर रहा है ये वीन के लॉ के अकॉर्डिंग कर रहा है। दूसरा पॉइंट समझ में आया। और देखो तीसरा पॉइंट समझ लो, ये तो ग्राफ का ही पार्ट है। तीसरा पॉइंट ये है, खुद देखो आप, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो क्या ई बढ़ नहीं रहा, देखो इसका ई मैक्सिमम यहाँ तक है, केवल टेम्परेचर कम है। तो जब टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 कर दिया तो इसका ई मैक्सिमम यहाँ तक आ गया, बहुत ऊपर तक। T3 कर दिया तो और ऊपर पहुँच गया उसका ई मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता जाता है ई लैम्डा, है ना। इसका मतलब है जो ई लैम्डा है ना, या ई जो है, ई लैम्डा कह लो, ई कह लो, वो समानुपाती है टेम्परेचर के। और पाया गया कि टेम्परेचर की पावर 4 के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है ये क्या है ना, यही तो स्टीफन्स लॉ है। इसका मतलब है ये लॉ स्टीफन्स लॉ को भी फॉलो करता है। इसमें जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, इसमें ये क्या कह सकते हो, इसे स्पेक्ट्रल रेडियंसी भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हैं, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो। तो ये चेंज जो हो रहा है इसमें ई में टी के अनुसार, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, स्टीफन्स लॉ के। तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इसमें चेंज हो रहा है। तो तीनों चेंज या तीनों पॉइंट है ना आपके इसमें कंप्लीट हुए। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो किसकी ओर चलते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन करते हैं क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, है ना। यानी जो पुरानी थ्योरीज हैं, पुराने सिद्धांत है ना, क्लियर है। और हाँ, इसकी लैंग्वेज मैंने शायद बोली नहीं है, तो इसमें आप वही लिख सकते हो जो ये क्या है, स्टीफन्स लॉ है ना। तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि आप लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो कि यदि आप टी को बढ़ाते हैं तो ई भी बढ़ता है, नहीं तो आप लिख सकते हो एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी, या ऐसे कह सकते हो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है जी। यानी जो यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने से ई बढ़ रहा है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग है ना। और ये ई क्या है, मैंने बताया आपको, ई क्या है, जो ई लैम्डा डी लैम्डा होता है टोटल, है ना। टोटल जो ये होती थी स्पेक्ट्रल रेडियंसी या ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होता है, मैंने बताया था आपको जब वो पढ़ाया था इमिसिव पावर, है ना। वहाँ पे लिखा है ई लैम्डा डी लैम्डा क्या है, रेडिएशन एनर्जी है इमिटेड पर सेकंड। लेकिन टोटल यदि निकालनी हो तो डी लैम्डा, ये जो है ना ई लैम्डा डी लैम्डा, ये उस वेवलेंथ के इंटरवल के बीच है, यानी लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा इंटरवल के बीच है। लेकिन टोटल देखनी हो तो वेवलेंथ तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना। और इसे आप, है ना, ये किसके बराबर है, सिग्मा टी की पावर 4 के। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने कहा क्लासिकल थ्योरी के द्वारा इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी, ठीक है जी। यानी पुरातन या प्राचीन सिद्धांतों के द्वारा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। चिरसम्मत भी कहते हैं प्राचीन को, है ना। क्लासिकल को क्या कहते हैं, चिरसम्मत। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ, एक्सप्लेनेशन तो इसकी ही है जो चल रहा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मेन चीज़ है किसके द्वारा, बाय क्लासिकल थ्योरी। एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा है, क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, यानी चिरसम्मत सिद्धांतों के द्वारा व्याख्या। देखो चिरसम्मत सिद्धांतों में या क्लासिकल थ्योरी में
जो पहली थ्योरी है वो है विन्स फॉर्मूला। क्या है? विन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। तो पहली हेडिंग लिखो विन्स फॉर्मूला यानी वीन का सूत्र। देखो सबसे पहले है ना, इस बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की? 1893 में, इन 1893। 1893 में इस बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की? वीन ने, है ना। तो वीन ने एक फॉर्मूला दिया, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है जी, और ए की पावर माइनस का बी अपॉन लैम्डा टी और इनटू में डी लैम्डा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला दिया। और यू लैम्डा क्या है आप जानते हो, ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, क्लियर है? क्या किसका फॉर्मूला है ये? एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है जी, जो किससे इमिट हो रही है? इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। ठीक है जी, एनर्जी डेंसिटी आप जानते तो हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है ना, यानी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा जो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा होती है। तो एनर्जी डेंसिटी इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी और बिटवीन द वेवलेंथ, डी लैम्डा आ रहा है ना, तो वेवलेंथ की रेंज होगी लैम्डा और डी लैम्डा, वो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वेवलेंथ के बीच जो गैप है वो डी लैम्डा है ना, तो उसके लिए है ये फॉर्मूला। ठीक है जी भाई, मान लो यूनिट वेवलेंथ के लिए तो है यू लैम्डा, तो यदि वेवलेंथ का गैप या वेवलेंथ की रेंज डी लैम्डा हो तो यू लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा ना। ठीक है भाई, देखो मान लो एक वेवलेंथ है लैम्डा और दूसरी वेवलेंथ है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो ये बीच में कितना है? बीच में जो रेंज है वो डी लैम्डा है ना, इसके बीच, इन दोनों वेवलेंथ्स के बीच के लिए है ये एनर्जी डेंसिटी। तो बिटवीन द वेवलेंथ्स, ठीक है जी, बिटवीन द वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा और एट टेम्परेचर टी। मान लो जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है? टी, यहाँ कैपिटल टी आएगा। ठीक है जी, तो ए और बी क्या है? तो आप लिख देना वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। जो ए है और जो बी है वो दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला किसका है? मैंने आपको बता ही दिया है, ये एनर्जी डेंसिटी का है ना। वीन ने दिया 1893 में, 1893 में। एनर्जी डेंसिटी कौन सी? जो ब्लैक बॉडी से है ना इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और किस वेवलेंथ्स के बीच? लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ्स के बीच, और कितने टेम्परेचर पर? टी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वीन ने दिया है। और हाँ, एक विशेष बात कि जो वीन का ये फॉर्मूला है ना, ये जो एप्लीकेबल है केवल शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए है। ठीक है जी, किसके लिए? केवल शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए, यानी कि जो शॉर्टर यानी जो सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य है केवल उसके लिए ही मान्य है, एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। हायर वेवलेंथ्स पर, है ना, लॉन्गर वेवलेंथ्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, फिट नहीं बैठता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वीन्स फॉर्मूला था ये। अगली हेडिंग डालो रेले जीन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रेले जीन्स फॉर्मूला। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रेले जीन्स फॉर्मूला। तो नंबर सेकंड जो थ्योरी है ना, मैंने क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, तो रेले RAYLEIGH, रेले जीन अपोस्ट्रोफी एस, है ना, रेले जीन्स फॉर्मूला, बल्कि जीन्स तो नाम ही है। तो रेले जीन्स फॉर्मूला, इन दोनों ने भी, रेले और जीन्स ने भी एक फॉर्मूला दिया। वो क्या है? यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और इंटू डी लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। के क्या है मैं आपको बता दूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर करके लिख देना, वेयर के बराबर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, बोल्ट्जमैन नियतांक है, आप जानते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला रेले और जीन्स ने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर है, ब्लैक बॉडी रेडिएटर, समझते हो भाई? ब्लैक बॉडी तो समझते हो आप, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जानते हो ना, ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका,
परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी आदर्श कृष्णिका। तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर का क्या मतलब है? रेडिएटर, देखो रेडिएटर उसे कहते हैं रेडिएशन को जो इमिट करता है, जैसे कूलिंग जो करता है कूलर होता है, हीटिंग जो करता है हीटर होता है, इसी प्रकार रेडिएशन को जो इमिट करता है वो रेडिएटर होता है। ठीक है जी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है, यानी कि आदर्श कृष्णिका जो विकिरण को उत्पन्न करती है, कृष्णिका जो विकिरण को उत्पन्न करती है, इसे कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी। कैविटी का अर्थ होता है गुहा, गुहा यानी गुफा, और गुफा यानी कि एक तरीके से जैसे फेरी का एक्सपेरिमेंट था ना, वो आपने पढ़ा था, है ना, इस तरीके से ये गुफा ही तो है पूरी एक। तो इसी से यही परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जैसे, तो इसी से क्या निकलेगी? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन निकालने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएटर कहते हैं, इसी को कैविटी कहते हैं क्योंकि गुफा की तरह है। तो इन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर या कैविटी जो है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, वो किसकी फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शुरुआत में ही इस यूनिट को स्टार्ट करने की टाइम ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है, कौन? रेडिएशन। ठीक है जी। तो ये बात कि इन्होंने बताई है ना, बाद में और अच्छे से रैले और जीन्स ने, है ना, और ये फॉर्मूला दिया और ये बात बताई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो कर लोगे इसे। और ये बात, ठीक है जी, किससे रिलेटेड है? रेडिएशन जो है कहाँ से इमिट होने वाली? ब्लैक बॉडी रेडिएटर या कैविटी से इमिट होने वाली रेडिएशन जो है वो किसकी तरह, मतलब किसकी फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, मैं रफ कर देता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हेडिंग डालो नंबर 3, प्लांक्स फॉर्मूला। इसके बाद मैंने क्या हेडिंग बोली? ये प्लांक्स फॉर्मूला। प्लांक को तो आप जानते हैं, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक है, जिन्होंने फोटोन के बारे में और रेडिएशन के बारे में बहुत एक नया आइडिया दिया था, है ना। तो नंबर 3 क्या है? प्लांक्स फॉर्मूला। प्लांक का फॉर्मूला देखो, प्लांक्स फॉर्मूला देखो क्या है? यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है जी, ए की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी और माइनस का 1, ठीक है जी, और इनटू में क्या है? डी लैम्डा। तो ये किसका फॉर्मूला है? प्लांक का। प्लांक ने देखो 1900 में एक बिल्कुल न्यू आइडिया दिया, एंटायरली न्यू आइडिया। कैसा न्यू आइडिया? कि उन्होंने बताया कि जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है ना, ये कृष्णिका का विकिरण जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, बंडल्स के रूप में है। ये बात तो आप जानते हैं। तो उन बंडल्स को, उन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? फोटॉन्स। या तो फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, ठीक है जी। यदि आप फोटोन लिखते हैं सिंगुलर में तो आप क्वांटम कहते हैं। भाई फोटोन सिंगुलर तो क्वांटम भी सिंगुलर। क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा, फोटोन का प्लूरल है फोटॉन्स। तो इन बंडल्स को, इन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? फोटॉन्स और क्वांटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? उन्होंने बताया एच न्यू होती है। और एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति प्रकाश की या रेडिएशन की। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्लियर है। इसके बाद देखो, तो मैंने बताया है ना, E बराबर होता है NH न्यू। एक फोटोन है तो एनर्जी होगी H न्यू, N की जगह 1 रखा जाएगा। 2 है तो 2H न्यू, 3 है तो 3H न्यू, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो 1H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू इतनी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में नहीं रहेगी कि 1/2H न्यू हो जाए, है ना, इस तरीके का नहीं होता, क्लियर है। और ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, प्लांक ने, क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक
जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का था वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।